मैं विभा मिश्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला। कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसका अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह आज हम देखेंगे। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रह एवं उद्देश्य, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर, आंकड़ा संग्रह की विधि, जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बीच अंतर, प्रतिचयन की प्रविधि और द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। अर्थशास्त्र में प्रायः हमने ऐसे पैराग्राफ देखे हैं जिसमें कुछ सन दिए हुए होते हैं और उनसे संबंधित कुछ आंकड़े। जैसे कि इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि सन 1970-71 में 10.8 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। फिर 78-79 में 13.2, पुनः 79-80 में कम होकर 10.8 हुआ है। इसी प्रकार से 15-16 में बढ़कर 25.2 और 16-17 में 27.2। इस पैराग्राफ में बच्चों हम देख रहे हैं कि सन है वह भी परिवर्तनशील है और आंकड़े जो हैं वो भी परिवर्तनशील हैं। तो इन्हें हम संबंधित चर के माध्यम से भी प्रकट कर सकते हैं। सांख्यिकी की विधि है कि आंकड़ों को हम सारणी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि समझने योग्य बन जाएंगे। तो विभिन्न सन और जो उत्पादन हो रहा है इसको हम तालिका के माध्यम से ही भी समझने योग्य बना सकते हैं। जैसे कि हम इस तालिका में देख रहे हैं, भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन यह मिलियन टन में है। 1970-71 में 108 है और अंत में 2016-17 में 272 मिलियन टन उत्पादन है। तो यह उत्पादन क्रमशः कहीं परिवर्तित हो रहे हैं, सन भी परिवर्तित हो रहे हैं और उत्पादन भी परिवर्तित हो। इन परिवर्तनशील आंकड़ों को हम इस तालिका के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कहने का आशय है कि आंकड़े वह साधन होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी तथ्य को आसानी से समझने योग्य बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आंकड़े जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी ये आंकड़े हमारे पास कहाँ से आते हैं। इनको प्राप्त हम करते हैं दो प्रकार से, जिनको कि इस प्रकार से भी हम विभाजित कर सकते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर। तो इसको इस तरीके से हमने लिखा हुआ है कि इनको हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में भी विभाजित कर सकते हैं कि यदि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिनको कि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता या जो गणनाकार होता है वह स्वयं उन आंकड़ों को, उन संख्याओं को प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करता है, और चूंकि वो स्वयं एकत्रित करता है तो स्वाभाविक है उसमें धन, समय, श्रम, बुद्धि इसका प्रयोग ज्यादा होगा। अब अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित कर रहा है तो वो उद्देश्य के अनुसार एकत्रित करता है, तो उसे संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती और उसे सावधानी की भी कम आवश्यकता होती है क्योंकि वो स्वयं एकत्रित करता है। तो आंकड़े के स्रोत के अंतर्गत भी हम इनको प्राथमिक आंकड़ों के रूप में भी देख सकते हैं। स्रोत है यानी इनमें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित कर रहा है, तो जो स्वयं एकत्रित करता है उनको हम प्राथमिक आंकड़ों के रूप में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से द्वितीयक आंकड़े भी होते हैं। अब द्वितीयक आंकड़े का प्रयोग पहली बार नहीं होता, यानी किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा पूर्व में ये एकत्रित किए जा चुके होते हैं। चूंकि पूर्व में एकत्रित किए जा चुके होते हैं तो अनुसंधानकर्ता इनको दोबारा प्रयोग करता है, तो इनको हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब चूंकि यह किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो इन्हें प्राप्त करने में धन, समय, श्रम और बुद्धि की बचत होती है। अब चूंकि जिस व्यक्ति या संस्था के द्वारा ये आंकड़े लिए गए थे उसका उद्देश्य कुछ और होगा, और जो अनुसंधानकर्ता को प्रयोग में ला रहा है यदि उनका उद्देश्य उसके अनुकूल नहीं हुआ या मिलता जुलता भी हुआ तो उसे अपने उद्देश्य के अनुसार इसे बनाने के लिए इसे परिवर्तित या संशोधित करने की आवश्यकता होती है। अब चूंकि संशोधन कर रहा है व्यक्ति अनुसंधानकर्ता जो है तो उसे सावधानी की भी आवश्यकता रखनी होती है। किस प्रकार की सावधानी की आवश्यकता रखनी होती है कि उसे देखना होता है कि वो इन आंकड़ों को कहाँ से लाया, किसके द्वारा एकत्रित किए गए, उस पर विश्वास उसे है अथवा नहीं, तो इसलिए सावधानी की उसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हमने देखा कि आंकड़े के स्रोत क्या हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े एकत्रित कर सकता है।
यानी अनुसंधानकर्ता जिनको स्वयं एकत्रित करता है उन्हें हम प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं। इनमें हमें ध्यान रखना है कि इसको अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उस उद्देश्य के अनुसार उन आंकड़ों को एकत्रित करता है। अब द्वितीयक आंकड़े, जैसा कि हमने पहले देखा था, दूसरा स्रोत भी है। वो स्रोत क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित किए हुए आंकड़ों को प्रयोग में ला सकता है। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर भी देख सकते हैं। और आंकड़ों के स्रोत के अंतर्गत दो स्रोत हो गए जिनको कि अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करेगा, और दूसरे वह किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं, कैसे एकत्रित करते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के सर्वे आपके घर भी हुए होंगे। आपके घर में कोई संबंधित व्यक्ति आया होगा, किसी प्रकार की जानकारी ली हुई होगी, जैसे कि पहले जनगणना भी हुई है, वर्तमान में कोरोना से संबंधित भी जानकारी सर्वे के द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। तो सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचना एकत्रित की जाती है। इसके द्वारा हम कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कोई उत्पादक है, उसने किसी वस्तु का उत्पादन किया, तो उस उत्पादन से संबंधित वह उपभोक्ताओं से उनकी राय भी जानना चाहेगा कि उन्हें उत्पादित वस्तु कैसी लगी, उसकी कीमत कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की राय जानने के लिए वह एक प्रश्नावली तैयार करता है और उससे संबंधित व्यक्तियों से जानकारी एकत्रित कर सकता है। इसी प्रकार से चुनाव में भी उम्मीदवार के लिए भी सर्वे होता है, किसको उम्मीदवार नियुक्त किया जाना, इससे संबंधित भी जानकारी एकत्रित की जाती है। तो ये एक सर्वेक्षण विधि है जिसके द्वारा कि आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। अब सर्वेक्षण विधि में जो प्रश्नावली तैयार की जाती है, वह प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अब वो सावधानियां क्या हैं? जैसे पहली सावधानी है कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। क्या होगा यदि लंबी होगी? तो बहुत लंबी होगी तो सामने वाला को इतना समय चाहिए, वह लापरवाही भी बरत सकता है कि हमको सही जानकारी ना दे। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नावली को हमें अत्यधिक लंबी नहीं करना है। इसी प्रकार से समझने में आसान होनी चाहिए, यानी उसकी प्रश्नावली की जो भाषा है वह सरल होनी चाहिए। सामने वाला एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके, उसे किसी विशेषज्ञ की सलाह ना लेनी पड़े। इसी प्रकार से व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। क्रम ऐसा होना चाहिए कि वह सुविधाजनक, आराम से एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर दे सके। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रश्नों का क्रम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि शुरू में ही कुछ विशिष्ट या कठिन प्रश्न रख दें, तब वह उससे छड़क जाएगा, वह उत्तर नहीं देगा। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, पहले एक सामान्य से प्रश्न रखने चाहिए, जैसे कि नाम क्या है, आयु क्या है, पता क्या है। फिर संबंधित जो हमें जानकारी चाहिए उससे संबंधित प्रश्न हम रख सकते हैं। तो ये सावधानियां हमें रखनी है, उसके अनुसार हम प्रश्नावली बना सकते हैं और आंकड़े या जो सर्वे के द्वारा हम उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब आंकड़ा संग्रह की कुछ विधियां देखेंगे हम। तो आंकड़ा जो संग्रहित किए जाते हैं वो हम कैसे करते हैं? तो उसकी विधियों के अंतर्गत एक है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि, एक है डाक द्वारा सर्वेक्षण जिसमें हमने प्रश्नावली अभी देखा था, प्रश्नावली भेजकर, और तीसरा है टेलीफोन साक्षात्कार विधि। तो इनको हम क्रम से देखेंगे। जैसे पहला है वैयक्तिक साक्षात्कार विधि। अब वैयक्तिक साक्षात्कार विधि, जैसा कि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ, वैयक्तिक साक्षात्कार यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं साक्षात रूप से उस व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं आंकड़े एकत्रित करता है, सूचना प्राप्त करता है। अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता या जो जांच करता होता है उसके द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके वह संपर्क स्थापित करता है जिससे उसे सूचना लेनी होती है। तो स्वयं उपस्थित होकर सूचनाओं को प्राप्त करता है, वो वैयक्तिक साक्षात्कार विधि कहलाती है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि वह जिससे सूचना प्राप्त करता है वह स्वयं उपस्थित होता है, तो सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य उसे अच्छे से समझा सकता है कि हमें क्यों सूचना चाहिए। अब चूंकि वह स्वयं उपस्थित है तो वह अपने अनुसार वो आंकड़ों को एकत्रित भी कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ हम ये भी देख सकते हैं, दोष भी देख सकते हैं। इसमें दोष क्या है कि यदि बड़ा क्षेत्र है तो वैयक्तिक साक्षात्कार विधि जो है वो उपयोगी नहीं है, सीमित क्षेत्र के लिए ये उपयोगी है। कि छोटा क्षेत्र है तो वो इसको उपयोग में ला सकता है।
और हम देख सकते हैं कि इसमें एक दोष ये भी देख सकते हैं कि सामने वाला हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे हो जिसको कि वो उत्तर देने में संकोच उसे हो रहा है, और उद्देश्य प्राप्त अनुसंधान करता है, उसे वह जानकारी चाहिए, तो संकोचवश वह हो सकता है उनके उत्तर ना दे। लेकिन हम इसमें अच्छी बात ये देखेंगे, इसमें जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे वो शुद्ध प्राप्त होंगे, और चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होकर आंकड़े लेता है, तो जो भी उद्देश्य होगा, जो भी निष्कर्ष होगा, वह उसे बहुत अच्छी तरह प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी उसमें। इसी प्रकार से एक विधि है डाक द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावली। इस विधि में जो अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता होता है, वह जो जानकारी उसे चाहिए उस विषय से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार करता है, जिसे डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो वह पोस्ट के द्वारा उसको भेजता है, जिससे उसे प्राप्त करनी होती है सूचना, और पोस्ट के द्वारा जैसे सूचना जिसे प्रश्नावली प्राप्त होती है, उस प्रश्नावली में संबंधित प्रश्नों के उत्तर वो लिखकर पुनः पोस्ट कर देता है अनुसंधानकर्ता के पास। अब डाक द्वारा सर्वेक्षण जो प्रणाली है, वह उसकी अच्छी बात यह है कि ये कम खर्चीली होती है, और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ जाना भी असंभव हो, तो वहाँ डाक के द्वारा उनको हम भेज सकते हैं। अनुसंधानकर्ता नहीं पहुँच सकता, लेकिन डाक के द्वारा हम उसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी देरी भी हो सकती है। फिर इसके पश्चात हम देखेंगे टेलीफोन साक्षात्कार विधि। टेलीफोन साक्षात्कार विधि में जो अनुसंधानकर्ता या शोध करता है, वह सूचना प्राप्ति के लिए टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। जिस उद्देश्य के लिए जो भी आंकड़े चाहिए, उसके लिए वो टेलीफोन के माध्यम से उनसे संपर्क प्राप्त करता है, और उससे वो जानकारी एकत्रित कर सकता है। अब टेलीफोन प्रणाली में कभी कभी नेटवर्क ना मिले, ये असुविधा हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि टेलीफोन के द्वारा जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें समस्त प्रकार की जानकारी, चूंकि उनका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, तो कुछ ऐसे आंकड़े चाहिए जिनको सामने बोलने में संकोच हो रहा है, तो हमें टेलीफोन के द्वारा वो आंकड़े भी हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये विधियां हैं जिसके द्वारा कि हम सूचना प्राप्त या आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। तो जैसा अपन ने अभी पहले देखा था कि सर्वेक्षण में विभिन्न प्रकार के सर्वे के द्वारा सूचना प्राप्त की जाती हैं। अब जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण में क्या होता है कि ये वह सर्वेक्षण होता है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। सभी तत्व यानी जनसंख्या के अंतर्गत जो भी जितने भी लोग आते हैं, जन, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, उन सभी को शामिल किया जाता है। उसे हम जनगणना या पूर्ण गणना विधि कहते हैं। जैसे पूर्ण गणना यानी सभी लोगों का इसमें शामिल होना आवश्यक है, तभी तो जनगणना होती है। जैसे कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। अब 2021 में जनगणना होगी, तो इसमें एक एक व्यक्ति की गणना होती है, सभी की गणना होती है, इसे हम इसलिए पूर्ण गणना विधि भी कहते हैं। एक और होता है प्रतिदर्श सर्वेक्षण। प्रतिदर्श सर्वेक्षण जो होता है, अच्छा एक बात और इसमें लिखी हुई है कि इसमें जनसंख्या की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को सम्मिलित करना होता है। व्यक्तिगत यानी एक एक विशेष इकाई, व्यष्टि यानी होता है एक इकाई, विशिष्ट इकाई यानी कोई इसमें छूट नहीं पाता, तो वो कहलाता है व्यक्तिगत इकाई। इसके बाद हम देखेंगे जनसंख्या तथा प्रतिदर्श। तो जनसंख्या में चूंकि एक एक इकाई को शामिल किया जाए तब हम संपूर्ण जनसंख्या होती है, तो जनसंख्या के अंतर्गत समस्त यानी समष्टि इकाइयों को लिया जाता है। एक एक इकाई तो लेते हैं, लेकिन वो समस्त मिलकर समष्टि इकाई ही कहलाती है। संपूर्ण, जैसे एक देश की जनगणना है तो उस देश की जनसंख्या कहलाएगी, उस देश के सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। जब सभी लोगों को शामिल किया जाएगा तो वो समष्टि कहलाएगा, और एक एक कहलाएगा व्यष्टि। इसी प्रकार से प्रतिदर्श। प्रतिदर्श भी एक, इसमें क्या होता है कि प्रतिदर्श में समूह की कुछ इकाइयों को चुना जाता है, उनके द्वारा ही संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रतिदर्श यानी नमूने के तौर पर इसमें एक एक इकाई को शामिल नहीं किया जाता। जनगणना में समस्त को शामिल किया जा रहा था, लेकिन इस विधि में प्रतिदर्श में समूह की कुछ इकाइयों को नमूने के आधार पर, सैंपल के आधार पर लिया जाता है, और उसी के आधार पर हम सूचना प्राप्त की जाती है। जैसे हमने देखा, मान लीजिए गेहूं खरीदना है हमें, तो गेहूं के कुछ दाने देखकर और उसके आधार पर हम उसको गेहूं को देख लेते हैं कि अच्छा है नहीं है। चावल के दाने को देखकर चावल पका है या नहीं। इसी प्रकार से यदि हम ब्लड टेस्ट कराए थे तो रक्त की कुछ बूंदों को देखकर हम ग्रुप बता दें, तो ये प्रतिदर्श के द्वारा सर्वेक्षण कहलाएगा।
कि प्रतिदर्श में समूह की कुछ इकाइयों को चुना जाता है और जनगणना में समस्त इकाइयों के आधार पर उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। प्रतिचयन प्रतिचयन प्रतिदर्श यानी हमने देखा कि नमूना सैंपल, अब उस सैंपल को हम कैसे चुनेंगे वो कहलाता है प्रतिचयन, चुनाव। तो प्रतिचयन जो है वो दो प्रकार से होता है, एक यादृच्छिक प्रतिचयन और एक अयादृच्छिक प्रतिचयन। तो प्रतिचयन यानी यादृच्छिक प्रतिचयन के अंतर्गत, जिसको हम रैंडम भी कहते हैं, रैंडमली कुछ इकाइयों को लिया जाता है, जैसे लॉटरी विधि, लॉटरी पद्धति। यदि हमें समूह की कुछ इकाइयों को लेना है तो उनको हम लॉटरी पद्धति के द्वारा चिट बनाएंगे, उसको एक बॉक्स में डालेंगे। मान लीजिए 300 है पूरी संख्या और 300 में से यदि हमें 30 चुनना है तो उनमें से हम 30 चिट्टे उठाएंगे और उसके आधार पर हम सर्वे करेंगे। तो यादृच्छिक प्रतिचयन जो है लॉटरी पद्धति, इसमें रैंडमली कुछ इकाइयों को लिया जाता है और उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अयादृच्छिक प्रतिचयन, अयादृच्छिक प्रतिचयन में अनुसंधानकर्ता के निर्णय के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो किन इकाइयों को चुने और उनको ना चुने। अनुसंधानकर्ता यदि किसी गांव में सर्वे कर रहा है तो यदि उसे 10 परिवारों से जानकारी लेना है तो हो सकता है वो अपने सुविधा अनुसार जो जानते हो उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले, या जहां उसे जाने में सुविधा हो वो इकाइयां ले ले। अब इनमें अंतर क्या हुआ? यादृच्छिक प्रतिचयन यानी लॉटरी पद्धति, इसमें कौन सी इकाइयों को चुने, किसको ना चुने, वह इकाइयों पर निर्भर होता है कि वो शामिल हो पा रही अथवा नहीं हो पा रही। लेकिन अयादृच्छिक प्रतिचयन ये अनुसंधान करता है कि इच्छा पर निर्भर होता है कि वो जिन इकाइयों को चाहे उनका वो चुनाव करेगा। तो इस प्रकार से हम यादृच्छिक और अयादृच्छिक प्रतिचयन के द्वारा इकाइयों को चुनते हैं। जो इकाइयां हम लेते हैं, जो सर्वे के आधार पर जो आंकड़े लेते हैं, उसके अंतर्गत कुछ केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर कुछ संस्थाएं हैं, जैसे भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत का महापंजीकार, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय। तो इनके द्वारा समय समय पर संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। तो चूंकि यदि ये स्वयं उन आंकड़ों को एकत्रित कर रहे हैं तो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, लेकिन इनके द्वारा एकत्रित आंकड़ों को किसी और के द्वारा यदि प्रयोग में लाया जा रहा है तो वह द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ों के लिए इन संस्थाओं के द्वारा जो समय समय पर आंकड़ों का प्रकाशन किया जाता, आय से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, तो इनको भी हम द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। अब कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे आप बच्चों के बीच शाकाहारी आटा नूडल्स की लोकप्रियता का अनुसंधान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से सूचना संग्रह करने के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली बनाएं। तो जब हम प्रश्नावली बनाएंगे तो वह एक साधारण सी यानी सरल प्रश्नावली होगी, जैसे पहले नाम लिख सकते हैं, फिर आयु लिख सकते हैं, फिर पता लिख सकते हैं और उसके पश्चात आटा नूडल्स के बारे में उन बच्चों की राय क्या है कि आप कौन सी कंपनी का आटा नूडल्स पसंद करते हैं, आपको स्वाद, यानी जब हम उनके उत्तर चाहेंगे तो उत्तर बहुत सरल तरीके, उनको सुविधाजनक तरीके से दे वो, जैसे हाँ या नहीं में कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको पसंद है, उसके उत्तर 2 ब्लॉक बना देंगे, हाँ अथवा नहीं। क्या आप इस कंपनी का आटा नूडल्स पसंद करते हैं या आपके दोस्त भी इसको पसंद करते हैं? तो हम अपने अनुसार इन प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं और उसके माध्यम से विभिन्न बच्चों के पास जाकर हम उन आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नावली बना सकते हैं। जब प्रश्नावली बनाएंगे तो उसमें जो सावधानियां हमने देखी थी उनका अपने को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 छात्र हैं, इनमें से आपको 3 को चुनने हैं, तो इसमें कितने प्रतिदर्श संभव हैं? प्रतिदर्श यानी जैसे अपन ने देखा था नमूना सैंपल, तो टोटल छात्र 10 हैं, 10 में से यदि हमें कुछ निर्णय निकालना है तो 10 में से हम कितने प्रतिदर्श संभव, यानी एक प्रतिदर्श तो हम नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते। इसमें मुख्य रूप से अपन 3 या 4 प्रतिदर्श निकाल सकते हैं, जो इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल के और उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न है कि अपनी कक्षा के 10 छात्रों में से 3 को चुनने के लिए आप लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे? तो 10 छात्रों में से यदि हमने 3 को चुना है तो लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे? लॉटरी विधि से यदि हमें 3 छात्रों को चुनना है तो हम
10 छात्र हैं तो 10 छात्रों की चिट बनाएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम चिट बनाएंगे वो एक समान हो, एक समान उनको यदि हम मोड़ेंगे तो वो भी एक समान, ऐसा ना हो कि ऊपरी तौर पर वो अलग दिखे। तो बिल्कुल एक समान चिटें लेंगे और उसमें बच्चों के नाम लिखेंगे और उसको मोड़ के एक बॉक्स में डालेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप अपने को लिखना, अपन किस प्रकार से करेंगे। 10 छात्र के नाम लिखेंगे, उनको मोड़ेंगे, उसको एक डब्बे में डालेंगे, फिर उसको घुमाएंगे और उसमें से बारी बारी से हम किसी भी छोटे बच्चे से या किसी से भी जो निकलवा रहे हैं एक एक इकाई को चुनेंगे। अब इसमें हर इकाई के चुने जाने की वही संभावना होती है जो कि ना चुने जाने की, यानी हम उन इकाइयों को नहीं पता होता है कि उनको उठाया जाएगा अथवा नहीं उठाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लॉटरी विधि का उपयोग कैसे करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। फिर प्रश्न चौथा है, क्या सर्वेक्षणों की अपेक्षा प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं? अपने उत्तर की कारण सहित व्याख्या करें। तो सर्वेक्षण के अंतर्गत जो हम यदि प्रतिदर्श ले रहे हैं, कुछ सैंपल ले रहे हैं, तो हाँ ये बेहतर परिणाम देते हैं। तो कैसी स्थिति में ये बेहतर परिणाम देते हैं हमें ये बताना होगा। जैसे यदि बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में हम सभी इकाइयों को नहीं ले सकते, तब हम प्रतिदर्श के आधार पर परिणाम निकालेंगे। जिस प्रकार से हमने रक्त की बूंद वाला उदाहरण देखा था, यदि किसी का हमको रक्त की जांच करना है तो हम उसमें पूरा रक्त तो नहीं ले सकते, तो उसमें कुछ बूंदों को निकालकर हम उसके आधार पर जो ग्रुप है या जो भी हम जांच करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसमें प्रतिदर्श के आधार पर ही बेहतर परिणाम हम पा जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि व्यष्टि इकाइयों को लेना होता है, जैसे हमने जनगणना। तो चूंकि प्रश्न में केवल यही पूछा है कि प्रतिदर्श बेहतर परिणाम देते हैं, तो हमें केवल ऐसे क्षेत्रों को बताना है जहां पर कि प्रतिदर्श के द्वारा ही हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, तो इसकी भी हमें व्याख्या करनी होगी। तो इस प्रकार से, और बुक में कुछ एक्टिविटीज भी दी हुई, तो वो एक्टिविटीज भी अपने को करना है बच्चों। तो एनसीईआरटी की बुक में यही है कि जो एक्टिविटीज के माध्यम से यदि आप कर लोगे तैयार, तो वह चीजें आपके दिमाग में ऐसी बैठ जाएंगी कि आप बच्चों को कभी नहीं भूलोगे, और आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आएंगी। तो कुछ एक्टिविटीज के अंतर्गत जो भी हैं उनको आप सही तरीके से करना है, और फाइल बनाना है, और ये प्रश्नों के उत्तर करना है, और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ाई करना है, पुस्तक का भी सहारा लेना है बच्चों। थैंक यू।